हेलो मित्रों, कैसे हैं आप। एग्ज़ाम पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, रोज़ की तरह हम हल करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हाँ, एक बात ध्यान से सुनिए। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितने प्रश्नों का ईमानदारी से उत्तर दिया है। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें। चलिए अब आते हैं पॉइंट पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं, बताइए मित्रों। कहने का तात्पर्य है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसको मित्रों? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है मित्रों? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, उसी समय उपराष्ट्रपति उसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को, किसको मित्रों? लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। चलिए नेक्स्ट, क्लियर। चलिए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, बताइए मित्रों। राज्यसभा का सभापति कौन होता है मित्रों? तो राज्यसभा का सभापति होता है भारत का पदेन उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा, कौन उपराष्ट्रपति होगा, वही राज्यसभा का कौन होगा मित्रों? राज्यसभा का वही सभापति होगा। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संसद में कौन कौन सम्मिलित है, बताइए मित्रों। भारतीय संसद में कौन कौन सम्मिलित है? तो भारतीय संसद के प्रमुख 3 अंग हैं मित्रों, जान लीजिए। तो पहला है आपके राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति जी हैं आपके। ठीक है, राष्ट्रपति हैं। और संसद के कौन कौन सदन? दोनों सदन आपके, लोकसभा और आपका कौन? राज्यसभा। कौन? राज्यसभा। तो भारतीय संसद में कौन कौन सम्मिलित है मित्रों? एक तो हो गया आपके कौन? राष्ट्रपति, नंबर 2 पर लोकसभा, नंबर 3 पर राज्यसभा। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि भारतीय संसद के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो कितने अंग हैं? 3 मित्रों। एक राष्ट्रपति बताइए आप, और एक राज्यसभा, और एक लोकसभा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। लोकसभा को कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भंग किया जा सकता है। हाँ मित्रों, बिल्कुल किया जा सकता है। तो लोकसभा को भंग कौन करता है? ठीक है, तो लोकसभा को भंग करता है मित्रों राष्ट्रपति। कौन करता है मित्रों? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भंग करता है। लेकिन ये जान लीजिए, राष्ट्रपति ये किसकी सलाह पर करता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। किसको मित्रों? पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भंग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है मित्रों, बताइए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? सिर्फ और केवल सिर्फ ये शक्ति संसद के पास है मित्रों। किसके पास है? केवल संसद के पास है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है मित्रों, बताइए। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा मित्रों संसद। ये भी शक्ति किसके पास है मित्रों? संसद के पास ही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, बताइए। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं मित्रों, बताइए। तो भारत में जो वर्तमान में प्रधानमंत्री पीएम होते हैं, वही नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इस समय कौन हुए आपके? नरेंद्र मोदी। अभी क्वेश्चन और बनता है एग्जाम में कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो ये जान लीजिए, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 कब हुआ था मित्रों? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट। भारत में मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार किस तरह का है? कहने का तात्पर्य है, भारत में प्रत्येक नागरिक का जो मताधिकार करने का प्रयोग है, वो कानूनी अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है? कैसा अधिकार है मित्रों? तो ये आपका एक वैधानिक अधिकार है। कैसा मित्रों? वैधानिक अधिकार है।
ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। संविधान के अनुच्छेद 368 में क्या प्रावधान किया गया है, बताइए मित्रों। संविधान के अनुच्छेद 368 में क्या प्रावधान किया गया है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों संविधान संशोधन। संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है, बताइए मित्रों। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है, बताइए। तो चक्र प्रतीक है मित्रों न्याय का। क्या का प्रतीक है मित्रों, न्याय का। फिर सुनिए कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। तो चक्र का प्रतीक है मित्रों, न्याय का प्रतीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, बताइए मित्रों। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों संविधान के उद्देश्य का या प्रस्तावना। उद्देश्य का या प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहलाता है। क्लियर मित्रों। चलिए नेक्स्ट। आर्थिक योजना किस सूची का विषय है, बताइए मित्रों। आर्थिक योजना किस सूची का विषय है, बताइए। सूचियां तो आप जानते ही होंगे, एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है। तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है मित्रों, राज्य को। और संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, संघ को। ठीक है। और समवर्ती सूची पर राज्य और आपके केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो आर्थिक योजना जो है मित्रों वो आपका समवर्ती सूची का विषय है। किसका है मित्रों, ये समवर्ती सूची का विषय है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में संघीय शासन व्यवस्था की गई थी, बताइए मित्रों। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में संघीय शासन व्यवस्था की गई थी। तो याद कर लीजिए मित्रों 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में संघीय शासन व्यवस्था की गई थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था, बताइए मित्रों। किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि प्रांतों में द्वैध शासन को कब समाप्त किया गया। तो मित्रों भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू था उसको समाप्त कर दिया गया। एक बात और सुन लीजिए, प्रांतों में जो द्वैध शासन लगाया था वो किस अधिनियम के अंतर्गत लगाया था। ये लगाया था भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। तो एक बार क्लियर कर लीजिए, केंद्र में द्वैध शासन कब लगाया मित्रों 1935 में। और प्रांतों में द्वैध शासन कब लगा था 1919 में, जैसे 1935 में समाप्त कर दिया गया था। क्लियर। चलो नेक्स्ट। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था, बताइए मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा 1976। 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, मित्रों यहाँ पर मिसप्रिंट हुई है, कोई बात नहीं। चलिए कब संसद में कब पारित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1976 में संसद में बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया। चलिए नेक्स्ट। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है, बताइए मित्रों। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारत का महान्यायवादी कहते हैं। क्लियर। एक बार और सुनिए, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है। भारत के महान्यायवादी को प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं।
उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? बताइए मित्रों, क्या आंसर हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मामलों पर कौन पदाधिकारी या कौन संवैधानिक पदाधिकारी परामर्श ले सकता है? तो याद कर लीजिए मित्रों, आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति। कौन मित्रों? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, किससे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कानूनी मामलों पर सलाह ले सकता है। फिर सुनिए एक बार ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति कानूनी मामलों पर सलाह ले सकता है, लेकिन बट ध्यान रहे, ठीक है, कि राष्ट्रपति ये सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। चलिए क्लियर। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? बताइए मित्रों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें जो भी पहले हो जाए, या तो उसका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए या उसकी आयु कितनी हो जाए मित्रों? 65 वर्ष पूरी हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दिल्ली का कौन सा सुल्तान चंगेज खां के समकालीन था? बताइए मित्रों, क्या आंसर हो जाएगा इसका? दिल्ली का कौन सा सुल्तान चंगेज खां के समकालीन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों इल्तुतमिश चंगेज खां के समकालीन था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। टंका नामक चांदी के सिक्के किस शासक ने चलाए थे मित्रों? ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। टंका नामक चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? तो इसका भी आंसर हो जाएगा मित्रों इल्तुतमिश ने ही चांदी के सिक्के चलाए थे, जिसे टंका कहा गया था। चलिए नेक्स्ट। मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? बताइए मित्रों, मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? बताइए मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा फारसी। तो मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी मित्रों? फारसी भाषा थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। बाल विवाह की प्रथा किसके काल में आरंभ हुई? बताइए मित्रों, बाल विवाह की प्रथा किसके काल में आरंभ हुई थी मित्रों? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों कुषाण काल में। बाल विवाह की प्रथा कुषाणों के काल में, ठीक है, कुषाण काल में, किसमें? कुषाण काल में प्रारंभ हुई थी। चलिए नेक्स्ट। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा किसने दी थी? बताइए मित्रों, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है मित्रों? तो याद कर लीजिए किसको? समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त को ये उपाधि किसने दी थी मित्रों? तो ये याद कर लीजिए विसेंट स्मिथ। किसने दी थी मित्रों? इसकी संज्ञा दी थी आपकी विसेंट स्मिथ ने। किसने दी थी मित्रों? विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। चलिए क्लियर। नेक्स्ट। प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र मूलतः किस भाषा में रचित थी? बताइए मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, ठीक है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। तो पहले जान लीजिए इसके लेखक कौन थे। तो इसके लेखक थे विष्णु शर्मा। कौन थे मित्रों? विष्णु शर्मा थे। अब बताइए जो क्वेश्चन है आपका कि पंचतंत्र मूलतः किस भाषा में रचित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों पंचतंत्र मूलतः संस्कृत में। किसमें मित्रों? संस्कृत में क्या थी? रचित थी। क्या थी? रचित थी। चलिए नेक्स्ट। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? बताइए मित्रों, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? बताइए मित्रों, किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों राणा कुंभा। कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा के शासनकाल में ही निर्मित हुआ था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। जाप्ती प्रणाली का संबंध किससे है? बताइए मित्रों, जाप्ती प्रणाली का संबंध किससे है? पहले ये समझ लीजिए प्रणाली ही क्या।
तो ये प्रणाली भू राजस्व से संबंधित थी। किससे संबंधित थी मित्रों? भू राजस्व से संबंधित थी। और ये प्रणाली किसने लागू करवाई थी मित्रों? अकबर ने। किसने लागू करवाई थी मित्रों? अकबर ने। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? अकबर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए मित्रों। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। चलिए नेक्स्ट। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? बताइए मित्रों। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों राजा राममोहन राय। किसको? राजा राममोहन राय को। किसको? राजा राममोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है। ठीक है। क्लियर। चलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए मित्रों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए मित्रों। भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बीजी तिलक। बीजी तिलक को भारतीय अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है, या भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? बताइए मित्रों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? बताओ मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कब? 1907 में। 1907 में सूरत में यह अधिवेशन कहाँ हुआ था मित्रों? 1907 में सूरत अधिवेशन में विभाजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के कौन थे? राजनीतिक गुरु थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। गांधी जी द्वारा दांडी मार्च का प्रारंभ कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा मित्रों गांधी जी द्वारा दांडी मार्च का प्रारंभ 12 मार्च। कब? 12 मार्च 1930। कब किया गया था मित्रों? 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा दांडी मार्च का प्रारंभ किया गया था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए मित्रों। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सी राजगोपालाचार्य। कौन? सी राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए मित्रों। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, बताओ मित्रों क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। कब मित्रों? 8 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट। काबा क्या है? बताइए मित्रों। काबा क्या है? बता सकते हो? बताइए काबा क्या है? तो काबा मित्रों मुस्लिमों का, किनका? मुस्लिमों का पवित्र स्थल है। क्या है? एक पवित्र स्थल है जो मक्का में स्थित है। कहाँ मित्रों? मक्का में स्थित है। क्लियर। काबा क्या है? तो मुस्लिमों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो कहाँ स्थित है मित्रों? मक्का में।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है बताइए मित्रों। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों बांसुरी। किससे संबंध है इनका, बांसुरी से संबंध है। किससे संबंध है मित्रों, ये बांसुरी से। चलिए नेक्स्ट। मैग्सेसे पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम भारतीय कौन थे बताइए मित्रों। मैग्सेसे पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम भारतीय कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों विनोबा भावे। क्या आंसर हो जाएगा, विनोबा भावे मैग्सेसे पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम भारतीय थे। चलिए नेक्स्ट। भारत में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी बताइए मित्रों। भारत में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी मित्रों, तो याद कर लीजिए 1954। कब से, 1954 से भारत में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। बस मित्रों इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और कमेंट भी करें। धन्यवाद।